हेलो एवरीवन। इस चैप्टर के हमने मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसी के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया है, वाटर के बारे में भी डिस्कस किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज और रह जाता है, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। एंड यू नो वेरी वेल कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पानी से ज़्यादा आज की डेट में अगर हमें पूछे तो हम कहेंगे हमें पेट्रोल चाहिए। क्यों? घूमने फिरने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत है। बिना घूमे फिरे हमारा दिन नहीं निकलता, कहीं भी जाना है पैदल हम चल नहीं सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए क्या हो जाता है? पेट्रोलियम हो जाता है। ठीक है, अब ये नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। अब अगर कोल एंड पेट्रोलियम भी खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी और हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेगी? अब ये तो सोचने वाली बात है। तो उसके लिए क्या हम इंतजाम कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, क्यों कंजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है। क्यों कंजर्व करना है ये तो आपको पता ही है, बस कैसे कंजर्व करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारा ये लास्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। अब ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है, ये होता क्या है? तो देखो, ये हमारा क्या है? कोल, और ये हमारा है पेट्रोलियम। आई डोंट थिंक कि इसको समझाने की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये कोल क्या होता है और ये पेट्रोलियम क्या होता है हमारा। यू नो वेरी वेल, आप बहुत स्मार्ट है इस चीज़ में। यू आर इन 10th क्लास, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। भाई कोल का मतलब बेसिकली अगर हम बोले तो हम कोयला बोल सकते हैं, भले ही वो होता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये कोयले की फॉर्म का कुछ होगा। ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। और ये भी हमें पता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल, जिसको कि हम जलाकर अपने अदर जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको बना सकते हैं। अब इसको जला के क्या बन सकता है? तो इसको जलाने से हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। हमारे घर के अंदर हमने प्रीवियस, अगर किसी के गांव वगैरह हो तो उनको पता होगा कि किस तरह से गांव के अंदर कोयले पर भी काम होता है, सिगड़ी लगाई जाती है कोयले से। और क्या हो सकता है? पेट्रोलियम से क्या हो सकता है? पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें मेन चीज़ है हमारी पेट्रोल एंड डीजल, जिसके बिना हमारी लाइफ आज हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पेट्रोल के बिना भी लाइफ हो सकती है क्या। आज भी अगर हमें बोला जाए ना तो हम सोचते हैं कि यार मतलब कैसे लोग एक देश से भी दूसरे देश, इवन देश तो नहीं लेकिन हाँ एक शहर से दूसरे शहर तक चले जाते थे और वो भी पैदल जाते थे। कितने दिन लगते थे? इन्फॉर्मेशन कैसे आती थी? तो कितना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड था। तो हमारी लाइफ को ईजी किन्होंने बनाया है? इन लोगों ने बनाया है। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन्होंने क्या किया है? हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। और इन्होंने तो और ज़्यादा ईजी बना दिया है कि मतलब कहीं भी जाना है विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप पहुंच जाएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस है तो भी मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एटलीस्ट 10-10 15-15 दिन, एक महीना नहीं लगने वाला है आपको सिर्फ जाने में, और फिर वापस आने में फिर से 1 महीना। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। हमें पैर तोड़ने की जरूरत है कि ठीक है चले जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इन पेट्रोलियम की वजह से, पेट्रोलियम क्या है? एक तरह का हम ऑयल बोल सकते हैं, जिसके अंदर से पेट्रोल एंड डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। और इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो इसमें से वैक्स निकाला जाता है, इसमें से डामर निकलता है। डामर इन द सेंस की जो आपकी रोड्स बनती है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का एक पोर्शन होता है, जिसको कि डालने के बाद में ही रोड बनाई जा सकती है, तो वो भी इसमें से निकलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो जो है वो इस पेट्रोलियम में से निकलती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑयल। आपने सुना होगा ना कि तेल के कुएं निकले। अब तेल के कुएं मिले हैं, या तेल के कुएं कहीं किसी को मिल गए, किसी की जमीन थी उसके अंदर तेल का कुआं मिला उसको, या बहुत सारा तेल मिला इसमें से। तो तेल कौन सा मिला? क्या खाने वाला तेल मिला? बिल्कुल नहीं। कौन सा तेल मिलता है? ये ब्लैक ऑयल मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं पेट्रोलियम। और ये भले ही ब्लैक कलर का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो अब ये आते कहाँ से है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कोल की, कि कोल कहाँ से आता है। देखो, coal and petroleum are formed as a result of degradation of ancient plant life which lived millions of years ago. जो मिलियन ऑफ ईयर अगो जितने भी प्लांट लाइफ थी, चाहे एनिमल लाइफ थी, उनके बरी हो जाने की वजह से, उनके डिग्रेडेशन की वजह से हमें क्या मिलता है? कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। अब कैसे मिलता है? तो देखो, जब हम प्रीवियस की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 ईयर्स की पहले की बात कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम की, जब हमारी लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ ही था, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म थे, बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मल्टीसेलुलर तो थे भी नहीं। प्लांट लाइफ भी शुरू हुई थी, ठीक है। अब उनका क्या हुआ? धीरे धीरे जब वो खत्म होते गए तो खत्म होते होते कहाँ चले गए? क्या हवा में उड़ गए? बिल्कुल नहीं। तो उनका क्या हुआ? जमीन के अंदर जो है वो बरी हो गए। उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, पत्थर आ गए, उसके ऊपर ग्रेवल्स आ गए, स्टोन्स आ गए, वो सारी चीजें उसके ऊपर आ गई। फिर क्या हुआ? फिर एक नई लाइफ आई। भैया हमने फॉसिल फ्यूल पढ़ा था, तब भी तो हमने यही कहा था कि पहले जो थे प्रीवियस में कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो आ गए, वो जब खत्म हो गए उसके ऊपर फिर मिट्टी आई, फिर बहुत सारी लेयर्स आ गई, उसके बाद फिर हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आए, डायनासोर्स आए, और एक एक करके क्या हुआ? सबके सब जो थे जमीन में
बरी हो गए और बिल्कुल उसके अंदर दब गए। अब होता क्या है, देखो एंशिएंट टाइम के जो एनिमल्स थे, इवन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, जब वो खत्म होते गए तो उनका या तो डिग्रेडेशन हो गया, जिनका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, या डिग्रेडेशन होने के बाद भी जो पार्टिकल हमारे रह जाते हैं वो सब क्या थे, जमीन में ही रहेंगे और तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो अब जमीन के अंदर रहे तो कुछ ऐसे थे जो सी बेड में चले गए, कुछ ऐसे थे जो नदियों में बॉटम में चले गए, कुछ ऐसे थे जो जमीन के ऊपर ही रह गए। उनके ऊपर क्या होता गया, मिट्टी जमा होती गई, ग्रेवल्स आते गए, स्टोन्स आते गए। फिर क्या हुआ, फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट्स आए, तब भी यही हुआ, जिनका डिग्रेडेशन हो रहा था उनका जो रिमेनिंग पार्ट था वो जमीन के अंदर दब गया, या अगर जिनका डिग्रेडेशन नहीं भी हुआ, जो मर गए, किसी को पता ही नहीं चला, वो भी क्या हुआ, धीरे 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 जमीन के नीचे दब गए। अब जमीन के नीचे जब दब गए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होती है बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो उस हाई टेम्परेचर में और लो प्रेशर में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वहां पर उस टाइम पे क्या हुआ ये कि वो जो जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, वो सब बरी होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता गया, डिग्रेडेशन होता गया उनका। डिग्रेडेशन होते 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 क्या हो गया, वो कोल में कन्वर्ट होते चले गए। आई होप कि ये चीज क्लियर है कि जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट लाइफ थी, जितनी भी प्रीवियस की एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे धीरे सब क्या हुआ, सबका अंतिम संस्कार तो हो नहीं पाता था। तब क्या होता था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो कि डिकम्पोजर्स थे, वो डिकम्पोज कर देते थे उन डेड बॉडीज को। अब अगर वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते थे तो भी वो जमीन में दब जाते थे, और डिकम्पोज करने के बाद भी जो रिमेनिंग पार्ट होता था वो भी जमीन के अंदर दब जाता था। अब जब सारा ही जमीन के अंदर दब गया तो उसका क्या होगा, एक टाइम के बाद में जब हमने उसको खोदना स्टार्ट किया, जमीन में माइनिंग शुरू की, तब पता चला कि कुछ कोल जैसा कुछ बड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर निकला उसमें से। तो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर पे जब स्टडी की गई तो पता चला कि अच्छा ये तो हमारा एक फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं। फॉसिल क्या होता है, बेसिकली जब जमीन के अंदर कोई भी एनिमल या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर दब जाता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फ्यूल बना था ये फॉसिल फ्यूल था, और इसको जब यूज करके देखा गया तो पता चला कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो कैसे पता चली, जला के देख लो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको जस्ट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम बना नहीं सकते, लेकिन जस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि उसको जब जलाया गया तो इसमें से हीट एनर्जी बहुत ज्यादा निकली। तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज है, कोल भी है ना, बहुत एक फ्यूल की तरह हमारे घर में काम आ सकता है, जिसको कि क्या नाम दिया गया कि ये है एक फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज ये किससे बना है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जमीन में दब जाने की वजह से बना है। ठीक है, अब जमीन में दबने की वजह से बना, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, फॉसिल फ्यूल कह दिया। क्या फॉसिल फ्यूल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स नहीं हो सकता? ह्यूमन बीइंग ने बनाया है क्या उसको? बिल्कुल नहीं। तो वो नेचर ने ही बनाया है, नेचर के ही अंदर सारे ऑर्गेनिज्म दब गए, तो नेचर का ही तो पार्ट है ये कि जमीन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है, उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसकी वजह से जो है वो दबने के बाद और वो इतनी हीट मिलने के बाद में धीरे 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 जो थे वो सारे ऑर्गेनिज्म डिग्रेड होते गए, और डिग्रेड होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब पेट्रोलियम के लिए बेसिकली एल्गी कन्वर्ट होता है पेट्रोलियम के अंदर, जो एकदम मतलब लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर रॉक के अंदर जाके कहीं जमा हो जाते हैं बीच के अंदर, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो हो जाता है पेट्रोलियम आपका। और जो कोल बिल्कुल हार्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम कहेंगे कोल। चलिए, तो दीज डेड प्लांट मैटर स्टार्टेड टू पाइल अप इवेंचुअली फॉर्मिंग अ सब्सटेंस लाइक पीट। अब पीट क्या होता है, तो जो ये कोल था इसी को हम ये कहते हैं कि ये पीट है। क्यों कहते हैं, तो वहां पर जब ये सारे जमा हो गए थे तो जमा होने के बाद क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बना। उस ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर की जो लेयर है उसको कहा है पीट, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा है। कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा है तो उसको क्या नाम दिया गया, पीट, मतलब एक पीट की लेयर बन गई। अब उस पीट में से जब आपने उस ब्लैक कलर के पार्टिकल को निकाला, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन था उसको जब आपने निकाला, तो निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको बहुत सारे नाम दे दिए। लेकिन अभी जब हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसमें से हमने क्या निकाला है, पीट निकाला है। बिकॉज जब ये सारे बरी हो गए और जब ये कन्वर्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे जो लेयर बनी उसका नाम हमने क्या दिया, पीट नाम दिया है उसको। और इसके अंदर कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कार्बन की क्वांटिटी इस पीट के अंदर बहुत ही ज्यादा है। Now over time heat and pressure from geological processes transformed these material into coal। अब उस पीट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कोल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं हमारे पास में, कि जो कोल है, जैसे कि हमने अभी कहा कि जमीन में सब जमा हो गए थे इसलिए कोल बन गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी भी चीज को आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हो, सपोज गैस के ऊपर ना मैंने क्या किया, कुछ खाने के लिए रखा था, बन रहा था, उसके अंदर मैगी बन रही थी, चलो
वैसे मैगी बेसिकली जलाते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हम इस बार जला देते हैं। मैगी बन रही थी मेरी, ठीक है, अब मैंने 2 मिनट में गैस बंद करना भूल गए, बाहर आ गई फ्रेंड्स, गप्पे मारने बैठ गए, अंदर पता चला नहीं कि क्या हुआ, तो क्या हो गया, वो पूरी की पूरी जल गई। टेम्परेचर ज़्यादा मिला तो वो जल गई। अब इनके ऊपर भी तो यही हुआ कि अगर कोई जानवर है, अगर कोई प्लांट भी है, मे बी उसको टेम्परेचर मिला, थोड़ा सा वो रोस्ट हो गया, खाने लायक हो गया रोस्ट होने के बाद में, लेकिन क्या हुआ, उसको खाने वाला कोई था नहीं, भी जमीन के अंदर तो कौन खाने वाला होगा। तो अब क्या हुआ, और टेम्परेचर मिलता गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, तो धीरे 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 वो जलने लग गया, और जल जल के क्या हो गया, एक ब्लैक कलर की लेयर बना दी, जिसको हमने कहा पीट। और एक सर्टेन टाइम के बाद अब हमने उसको क्या कह दिया कि भाई वो कोल है, ठीक है। अब इस कोल के भी बहुत सारे टाइप्स है, चलिए। तो कोल इज अ रेडिली कंबस्टाइल रॉक containing more than 50% by weight of carbon। As I told you कि इसके अंदर कार्बन कंपाउंड बहुत ही ज्यादा होता है, 50% से भी ज्यादा क्या है, कार्बन है। Now coal formed can be 3 types, ये 3 टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उस पर्टिकुलर रॉक के अंदर, भाई ऑब्वियस ही बात है, जमीन के अंदर दबा है तो पीट बना था, पीट एक काइंड का क्या होगा, रॉक ही तो होता है। और क्या होता है, जमीन के अंदर से जब भी कोई चीज निकलती है तो वो क्या होती है, वो रॉक की फॉर्म में ही तो होती है। इवन अगर आपका सोना भी निकलता है तो वो पिघले हुए फॉर्म में तो शायद ही निकलेगा, वो तो निकलेगा एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में। तो सॉलिड सब्सटेंस को क्या हम रॉक नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। उस रॉक का नाम हम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन एक तरह का तो क्या होता है, ये रॉक ही होगा। अब ये जो रॉक है, ये 3 टाइप में इनको कन्वर्ट, हमने 3 टाइप में उसको डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि किसके अंदर कार्बन कंपाउंड ज्यादा है, किसमें कम है, ऑक्सीजन कंपाउंड कितना है, उसी के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दीज आर लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। एक तरह से अगर आपको नहीं भी याद है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, कोल मीन्स कोयला, ठीक है। पीट वर्ड नहीं भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमें ये याद रखना है कि ठीक है बना कहाँ से, कोल बेसिकली हमारा आया कहाँ से, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और कोल होता क्या है, तो सिर्फ एक याद करो कि अच्छा कोयले जैसा स्ट्रक्चर है, ब्लैक कलर का होता है, बस ये याद रखना है। और सेकंड थिंग कि इनके जो नाम है, ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं कि भाई कोल के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल, दैट इज लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। अब तीनों के अंदर जो कार्बन का कंपोजिशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट अगर हम बात करें ओनली पीट की, इन सबको छोड़ के अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ पीट की, तो पीट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन होता है। इन तीनों से ज्यादा अमाउंट में कार्बन किसमें होता है, पीट के अंदर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको कोल क्लियर है कि बेसिकली कोल हमारा क्या होता है, कहाँ से आता है, अब क्यों यूज आता है ये। तो एज आई टोल्ड यू कि कोल के अंदर क्या होता है, खुद की एक एनर्जी होती है। जब ये लोगों को मिला तो उनको ये समझ में आया कि अच्छा ये तो एक तरह से बोल सकते हैं काला सोना है ये हमारे लिए, जो कि किससे मिला, हमें माइनिंग से मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता कि ठीक है जमीन में पड़ा था ऊपर की तरफ हमें दिख रहा था तो हम उठा के ले आए, वैसे तो होता नहीं है, माइनिंग से मिलता है ये। माइनिंग का क्या मतलब हुआ, जब खुदाई की जाती है और बहुत डीप के अंदर खुदाई की जाती है तब हमें मिलता है ये, ठीक है। अब एक KGF तो सबने देखी होगी, तो KGF अगर देखिए तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि माइनिंग क्या होती है। भाई वहाँ ले जाके लोगों को मारना माइनिंग नहीं है, लेकिन बेसिकली माइनिंग क्या है कि जब आप खुदाई करते हो डीप में तो आपको हर बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट उसके अंदर दबे थे, फिर बीच में एक लेयर बनी थी सॉइल की, फिर और प्लांट एनिमल उसके अंदर दब गए, फिर एक लेयर बन गई सॉइल की। तो फिर क्या हुआ ये कि वो धीरे धीरे ये जो लेयर्स थी ना, ये अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होती चली गई। जितना टेम्परेचर मिला जिस चीज को, जिस पार्ट को, जिस लेयर को, जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा प्रेशर मिला, या जितना कम टेम्परेचर, जितना कम प्रेशर मिला, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन की वजह से ये डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होते चले गए। अब जब ये कन्वर्जन हुआ और अगर हम खोदेंगे तो हो सकता है कि हम उस लेयर तक पहुंच जाए जहां हमें कोल मिल रहा है। भाई सोना भी तो हमारा माइनिंग से ही मिलता है, KGF का सोना तो माइनिंग से ही मिला था। तो बस यहाँ जो कोल है ये भी क्या है, एक तरह का हमारे लिए काला सोना है, ठीक है। ये ब्लैक गोल्ड है हमारे लिए, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, माइनिंग से मिलता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है भाई, जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर एनर्जी बहुत है। अगर इसके अंदर एनर्जी बहुत है तो हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस कोल को जलाती हूँ तो क्या होगा, इस कोल को जलाने से क्या बनेगा भाई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई देखो हुआ क्या, कोल के अंदर खुद की एक एनर्जी है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, बर्निंग के बाद में ये कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में, ठीक है। बर्निंग के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो जब मैं आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगी तभी बता पाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है।
कोल से एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है जिसके अंदर कोल को जलाया जाता है। कोल को जलाने से बनती है हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर कोल से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमारे लिए कोल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और आपको ये भी पता है कि कोल जो है पहले के लोग भी यूज़ करते थे, कोयले अपने घर में ना पूरा एक कट्टे या बोरिया भर भर के लेकर आते थे और उसको यूज़ भी करते थे। कहाँ यूज़ करते थे, तो भाई जलाने में यूज़ करते थे। सर्दियों के टाइम पे जो हीटर उनका होता था वो कोयले से ही बनता था। सिगड़ी जो होती थी उसको लगा लेते थे और उसी के ऊपर अपने खाना वाना भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाना भी बनाते रहते थे। इवन अभी भी अगर देखा जाए ना तो पापड़ और सेकने के लिए लोग सिगड़ी का यूज़ आज भी करते हैं और कई जगहों पे होता है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर है। नाउ पेट्रोलियम क्या होता है हमारा, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम भी हमें कहाँ से मिलता है, फॉसिल से ही मिलता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। हमें मिलती है या हमारी गाड़ियों को मिलती है, तो भाई हमारी गाड़ियों को तो एनर्जी मिलती है इस पेट्रोलियम से, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इवन ओनली पेट्रोल और डीजल नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है। चलिए, सो पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल दैट नेचुरली अकर्स इन द लिक्विड फॉर्म created by the decomposition of organic matter beneath the surface of the earth million of year ago। अब देखो, millions of years ago, as I told you कि भाई एनिमल प्लांट जो थे वो बरी हो चुके थे। अब उनको क्या मिला, टेम्परेचर मिला और प्रेशर मिला ज़्यादा, उसकी वजह से वो कन्वर्ट होते चले गए। कुछ ऐसे जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए जिनको कि हमने क्या कहा, कोल। लेकिन अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होके वो लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में अगर रह जाते हैं, तब क्या होगा भाई, सारी ही जगहों पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सिमिलर तो है नहीं कि भाई अर्थ के हर एक पॉइंट पे सिमिलर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जिस पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा था वहाँ पर तो क्या हो गया, मे बी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, उस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, कहीं कहीं पर जब ये एनिमल और प्लांट बरी थे, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बोले तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब एल्गी होता है, बेसिकली जो बोला जाए ज़्यादातर होता है वो एल्गी होता है, जिसको जब है ना टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्लैक कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो लिक्विड इतना, ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ ही आने वाला है, सॉलिड की तरह नीचे तो नहीं बैठने वाला है, सॉलिड से तो थोड़ा हल्का ही होता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। भाई जहाँ जहाँ रॉक्स हो जाएगी उसके ऊपर सबसे ऊपर की तरफ कौन आएगा, सबसे ऊपर की तरफ आ जाएगा ये ऑयल। अब जब ये ऑयल सबसे ऊपर की तरफ आ गया, उससे ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं आ पाया, भाई जिस लेवल पे अभी ये है उससे ऊपर भी तो आ सकता था ना, अगर वो पर्कुलेट हो रहा है उसमें से रॉक्स में से, तो जब अगर कुछ रॉक में से निकल के ये ऊपर की तरफ आया है तो क्या ये बाकी सारी रॉक को और नीचे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी ये जो ज़मीन है पूरी की पूरी नीचे धंस जाए और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाए, पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अगर वाटर है, सपोज वाटर के अंदर मैं पत्थर डाले जा रही हूँ तो क्या होता है, पानी ऊपर आता है, वो कौवे वाली स्टोरी याद है जिसके अंदर पानी ऊपर आ जाता है, तो भाई पेट्रोलियम भी तो ऊपर आ जाना चाहिए था कि ज़मीन के अंदर क्या है, रॉक्स ही तो है, रॉक अगर नीचे जाएगी तो ये पेट्रोलियम ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, एक सर्टेन लिमिट तक तो आ गया, उसके बाद जो रॉक थी उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया, उनके अंदर बीच में पर्कुलेट होने के लिए स्पेस नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, जो रॉक थी वो वही जमा थी और उसी के बीच में क्या हो गया, पेट्रोलियम जमा हो गया। और उस रॉक के बीच में जब पेट्रोलियम जमा है और जब तेल का कुआं जब खोदा जाता है उस टाइम पे क्या होता है, इसीलिए वो एकदम प्रेशर से जो होता है पूरा का पूरा ऑयल बाहर आता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, जब आप उसको खोदेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, हमारा एक ऑयल निकलेगा, ब्लैक कलर का ऑयल निकलेगा जो कि होता है हमारा पेट्रोलियम। These fossil fuel are then refined into usable substances such as petrol, kerosene, etc. अब इसी फॉसिल फ्यूल को बाद में क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद में इसको यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द डिस्टिलेशन, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या किया जाएगा, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों में। चलिए, आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर है कि बेसिकली हमारा पेट्रोलियम और हमारा कोल जो है वो होता क्या है। नाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर सब्सटेंसेस, मेनली सल्फर। अब ये पेट्रोलियम बनता किससे है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड दूसरे जो सब्सटेंसेस होता है बेसिकली उसके अंदर मेनली अगर हम देखें तो वो होता है सल्फर, जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा पेट्रोलियम। तो आपको हाइड्रोकार्बन्स तो याद रखना ही रखना है, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है।
When first collected in its natural form, it is termed as crude oil. ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, न्यूज़पेपर में हमने ये वर्ड कई बार पढ़ा है, अदरवाइज हमने एसएसटी में तो ये वर्ड बहुत ही बार पढ़ा है कि जब हमारा जो ऑयल, जब तेल के कुएं खोदे जाते हैं उसमें से क्या निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, और उस क्रूड ऑयल को ही फिर एक्सट्रैक्ट करके हम बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। चलिए, नाउ डू नॉट ओवर एग्जॉस्ट कोल एंड पेट्रोलियम। अब ओवर एग्जॉस्ट क्यों नहीं करना है? तो भाई जो कोल एंड पेट्रोलियम है, क्या ये लिमिटेड क्वांटिटी में है या फिर ये अनलिमिटेड है हमारे पास? तो ये तो है लिमिटेड क्वांटिटी में। लिमिटेड क्वांटिटी में क्यों है? तो भाई इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये बनते हैं। तो अगर हम अभी जितना हमारे पास है कोल एंड पेट्रोलियम, अगर हम उसको वाइजली यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में ये सब के सब जो है खत्म हो जाएंगे, और हमें कहा भी जा रहा है कि ये खत्म हो रहे हैं, इसीलिए तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, ये कम हो रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आपको पता होगा ना, पेट्रोल की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, डीजल की कॉस्ट बढ़ रही है, इवन हर एक चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो जब इनकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज इनकी डिमांड तो ज़्यादा ही है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, लेकिन ये खुद बहुत कम हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा, अब कोल जो है, कोल से क्या किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दैट मीन्स कि कोल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी तो बना नहीं रहे होंगे हम, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो कोल भी हमें टन्स में चाहिए। तो इतना कोल अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद में वो ख़त्म होने वाला है। पेट्रोलियम भी अभी ख़त्म होने की कगार में है, तभी तो हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, पेट्रोल को कम यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद में ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए हम इनको रिन्यूएबल नहीं बोल सकते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बनाए नहीं जा सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? लेबोरेटरी में तो ये बनेंगे नहीं, अपने आप बनेंगे, और अपने आप बनने में इनको लगता है मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियन ऑफ ईयर्स तक का हम वेट थोड़ी ना कर सकते हैं। क्या हम जिंदा रहेंगे मिलियन ऑफ ईयर्स तक? बिल्कुल नहीं रहेंगे। और तब तक क्या ये जितना अमाउंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हमारे पास है, क्या वो चलेगा? तो जिस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। कुछ सालों के बाद ही क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। अप्रॉक्स 40 ईयर्स के आस 40-50 ईयर्स के आसपास में ये तो खत्म हो जाएंगे। अब खत्म होने के बाद फिर आप किसका यूज करोगे? तो हमें उसके लिए भी क्या ढूंढना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। भाई जब तक हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम है, हमारी गाड़ियां चल रही है, ठीक है। अब पता चले एक दिन कि हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, अब हमें दुनिया के अंदर पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो क्या गाड़ियां चलाना बंद कर दे? गाड़ियां बिल्कुल ही बंद कर दे अपनी? वो तो पॉसिबल नहीं है। कोल खत्म हो गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी? वो तो बनानी ही पड़ेगी, कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, और पेट्रोल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आजकल यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि पेट्रोल का कंजप्शन हो कम, और पेट्रोल जो है थोड़ा हम सेव कर सके, सो दैट कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एटलीस्ट कुछ तो रहे। ज़्यादा टाइम तो नहीं रह सकता, बट कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो उनके लिए तो वो सिर्फ किताबों में ही होने वाली है। चलिए, आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर है। अब इनको कंजर्व कैसे करना है, इनको एग्जॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं हम? कंजर्व करने के लिए सबसे पहला तो ये टेकिंग अ बस क्यों यूज़ करें? अब मुझे जाना है इस शहर से कहीं से दूसरे शहर में, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपना व्हीकल ले लेती हूँ। और अगर मैं व्हीकल नहीं लेके बस में एक बार जाके देखूँ, तो सोचो बस के अंदर ना 25-30% एक पर्टिकुलर टाइम पे रहते हैं। अब एक बस इस शहर से दूसरे शहर जा रही है, एक तो हो गया बस। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है भाई, एक तो मेरी चलो बस जा रही है, सेकेंड थिंग क्या हो गया कि बस के अंदर बैठे लोगों ने सोचा कि हम अपना अपना व्हीकल लेके चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ये 25-30 लोग जो उस बस के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, वो लोग बस से निकल गए। अब उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी गाड़ियां ली। तो एक तो सिर्फ ओनली बस जा रही थी एक शहर से दूसरे शहर। अब सेकेंड टाइम में क्या हो रहा है, 30 गाड़ियां जा रही है। अगर 30 नहीं तो 25 तो हम मान ही लें कि 30 और 25 व्हीकल जो है वो जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर। तो सोचो पेट्रोल किस में ज़्यादा चलेगा, इसमें, सेकेंड कंडीशन में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि हमें पर्सनल व्हीकल की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो इतना ज़्यादा पेट्रोल कंजप्ट करने के बजाय हम सिर्फ एक पर्टिकुलर व्हीकल में पेट्रोल का कंजप्शन करेंगे, सो दैट कि पेट्रोल को सेव किया जा सके। चलिए, The second thing is using LED bulbs and fluorescent tubes in your homes. LED bulbs क्यों यूज करनी है, CFLs क्यों यूज करनी है? बिकॉज अगर हम नॉर्मल बल्ब का यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंजप्ट करता है, लेकिन ज़्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं CFL की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा। दैट इज वाई हमें क्या यूज करना चाहिए, CFL का यूज करना चाहिए, सो दैट कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सके।
यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स। अब स्टेयर्स लेनी है या लिफ्ट यूज करना है, तो भाई हमें क्या लेनी है, स्टेयर्स लेनी है, ताकि हमारी एक्सरसाइज हो जाए और हम है ना मोटे ना हो, हमें ओबेसिटी ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम बैठे 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 बहुत ज्यादा मोटे हो गए, बस खा रहे और बैठे, तो इसके लिए नहीं है। जबकि ये है कि लिफ्ट को अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। इसी को बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टेयर्स का यूज करना है। चलिए, सो वियरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग अ हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस को यूज करना है कोल्ड डेज के अंदर, या फिर एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेना है, तो भी एक्स्ट्रा स्वेटर ही पहन लेना है, क्योंकि अगर हीटिंग डिवाइस को यूज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इवन अगर आप सिगड़ी भी लगाते हो घर के अंदर, इसका मतलब आप किसका यूज कर रहे हो, कोयले का यूज कर रहे हो। अगर आप अपने घर में हीटर यूज करते हो, दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप ना कोल और पेट्रोलियम का ही यूज किए जा रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हीटर की जगह हमें क्या यूज करना है, स्वेटर यूज करना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ यही करना है, वाटर को सेव करना है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, हमारे फूड को वेस्ट नहीं करना है, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। कुल मिला के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने की कोशिश करनी है, ताकि वो बचे रहे और फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए। पेड़ों को लगाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है अगर तो वॉक करके चले जाए, अदरवाइज साइकिल का यूज करना है, ताकि व्हीकल का ज्यादा यूज ना हो, तो पेट्रोल का कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा ये जो चैप्टर है अप्रॉक्स खत्म होने वाला है अभी, तो अब हमें क्या देखना है, इसका ओवरव्यू कि भाई पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा। तो पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब ये डिफिकल्ट टास्क क्यों है भाई, हमने इतनी देर से बात कर रहे हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना है, ऐसे करना है, यूं करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब इतना सारा हमने देख तो लिया, पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। जितना हम सिर्फ बोल सकते हैं उतना हम कर नहीं सकते। इवन मैं भी क्यों नहीं हूँ, बट स्टिल कुछ चीजें हम भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में होता है कि हमारा जोर नहीं है, वहां हम उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। अब सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है, ठीक है, हम उसको सेव कर सकते हैं कि जहां पर कोई नहीं होगा वहां हम स्विचेस को ऑफ कर देंगे। वाटर को कंजर्व कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, फूड को वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जहां बात आती है गाड़ियों की, तो इवन सब लोग क्यों, मैं खुद भी यही होता है कि आलसी हो जाते हैं हम उसके अंदर कि यार ठीक है ना, अभी 2 मिनट में जाके आना है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम गाड़ी लेके चले जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पेड़ों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेड़ लगा सकते हैं पेड़ों में, हमें ऐसा कुछ नहीं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, पेड़ लगाना बहुत इजी चीज है। बस एक जगह होनी चाहिए हमारे पास में, वही जगह ही तो नहीं मिलती आज की डेट में, लेकिन बस एक जगह ढूंढ लीजिए और उसके बाद में क्या करना है, जैसे जैसे अगर रोज नहीं भी लगा पाते तो किसी ओकेजन पे लगाइए, तो हमें याद भी रहेगा, वो ओकेजन हमारे लिए यादगार भी बना रहेगा और हम नेचर को कुछ दे भी पाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज क्लियर है आपको। सस्टेनेबल मैनेजमेंट डिफिकल्ट टास्क जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हम सब कुछ नहीं कंजर्व कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। चलो, इन एड्रेसिंग दिस इश्यू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब सब चीजों के अंदर हमें एक और देखना है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है उनका भी तो इंटरेस्ट होता है, क्यों नहीं होता भाई। इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अगर उनको अपनी चीजों को बेचना है, अगर उनको अपना पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने रॉ मटेरियल्स तो लाने ही पड़ेंगे फॉरेस्ट से। अगर रॉ मटेरियल्स लाने पड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है, जंगलों को साफ भी करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच सोच के ये कर ले कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सब चीजें अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो कर ही सकते हैं। चलिए, सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी। ऑब्वियस सी बात है ना कि हम अपने इंटरेस्ट को ही तो प्रायोरिटी देंगे। अब अगर सपोज मेरे घर में मुझे कोई सामान लेकर आना है, मुझे फर्नीचर करवाना है, तो मैं क्या चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर लकड़ी का ही होना चाहिए, वो इस पर्टिकुलर पेड़ की लकड़ी का होना चाहिए। ऑब्वियसली सब यही चाहते हैं कि अपने घर में अच्छी चीज आए, हम जो यूज करें वो अच्छा करें। अपने दिखावे के लिए हम गाड़ियां भी तो लेकर आते हैं इतनी सारी, क्या अपने दिखावे के लिए हम अच्छा सा घर नहीं बनवाते, अच्छा उसमें लकड़ी का फर्नीचर नहीं करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। हमें हर चीज जो चाहिए वो प्रॉपर चाहिए। दिखावे के लिए हम हमारे घर में जो एनिमल्स की हड्डियों से बनने वाले जो इतना हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो भी तो लेकर आते हैं। अच्छी लकड़ी से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स भी तो लेकर आते हैं, हम बिल्कुल लेकर आते हैं भाई। हम क्यों, सभी लेकर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अपने घर को सजाने के लिए, थोड़ा सा दिखावा करने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां भी खरीदते हैं हम, अच्छी अच्छी चीजें भी जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है हम वो भी खरीदते हैं, जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है हम वो भी चीजें लेकर आते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं। तो इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो हम बोल रहे हैं ना वो इतना ईजी नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है इम्पॉसिबल। हम सारी चीजों को कंजर्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें वाइज होना पड़ेगा उसके लिए। 100% अगर ना भी हो तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना तो करें।
एटलीस्ट जब हम चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेस्ट ना करें, थोड़ा सा दिखावा कम कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटी गाड़ी भी ले आएंगे ना घर में तो भी हम 4 मेंबर 5 मेंबर जो है जा सकते हैं बाहर एक साथ घूमने के लिए। इसके लिए स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर या लैम्बोर्गिनी की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सो गोइंग बियॉन्ड लॉज, rules and regulations, we need to tailor our requirements individually and collectively so that the benefits of development reach everyone now and for all generation to come. अब रूल्स और रेगुलेशंस को एक बार छोड़ के अगर हम ये देखें कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम। जरूरी नहीं है ना कि अगर हमारी फ्रेंड के पास ये चीज़ है तो हमारे पास भी होनी चाहिए, अगर हमारे पड़ोस के घर में ये चीज़ें आ रही है तो हमारे घर में भी आनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकते हैं। तो भले ही हमारे एक के करने से नहीं होगा, लेकिन हमें देख के जब 50 लोग एक ही चीज़ को करने लग जाएंगे, सारी चीज़ों को कंजर्व करने लग जाएंगे, तब क्या होगा, इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा। और उस इम्पैक्ट की वजह से और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हमारी, जो फ्यूचर जनरेशन होगी, उसको भी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इजीली मिल जाएंगे और वो भी उसका लाभ उठा पाएंगे, उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट होगा। और उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो हम साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं या हम साइकिल सेलिंग का काम शुरू कर देते हैं, पढ़ने लिखने की कहाँ ज़रूरत है। तो ये चीज़ उनको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि बेसिकली हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, क्यों हमें इनको कंजर्व करना और किस तरह से करना है, और क्या हमारे अकेले के करने से होगा, तो बिल्कुल होगा। गांधी जी जब चले थे तो एक ही तो चले थे, उसके बाद बने ना सारे लोग, तो उनके पीछे आने के बाद हुआ ना कारवा, तो उससे पहले तो नहीं हुआ। तो बस वही चीज़ है, भले ये है कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हर चीज़ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होती ही नहीं है। चलिए, सो आज से ही शुरुआत करनी है, पेड़ तो लगाने ही लगाना है, एटलीस्ट नहीं लगा सकते तो काटने भी नहीं है, और चीज़ों को वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।